अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी बात में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन ख़ान। नाज़रीन, थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है कि जो किसी बच्चे में मौरूसी तौर पे बीमारी के तौर पर दाखिल होता है और सारी ज़िंदगी उस बच्चे को उस बीमारी से सफ़र करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 6000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जिनको थैलेसीमिया होता है और उसके बाद हमेशा के लिए वो बच्चा खून के एहतियात लेने में मसरूफ़ रहता है और बिलाखिर 18 से 20 साल की उम्र तक मैक्सिमम वो जी पाता है। बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक सोसाइटी के बानी जनाब ग़ुलाम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया के ये फ़ाउंडर हैं। 120 शहरों में इनका जो नेटवर्क है ये काम कर रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किन किन मुश्किलात को फ़ेस करते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस काज में वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम से। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके का आप ये रोल अदा कर रहे हैं, इसी तरह अगर सारे मीडिया चैनल्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस कॉज को उजागर करें तो दूसरे ऐसे बेशुमार ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी आगाही के ज़रिए इस मूजी मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है इंशाअल्लाह। अब थैलेसीमिया सर ये बताइएगा कि आपने कब ये सोचा कि आपने थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ काम करना है, या आप मुझे बता रहे थे स्टूडेंट लाइफ से आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उस वक्त तीसरे सेमेस्टर में था जब हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंजीनियरिंग की क्लास में आके एक डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने ब्लड डोनेशन के हवाले से हमें मोटिवेट करना शुरू किया। तो हम लोगों ने उनसे क्वेश्चंस पूछे तो उसके ज़रिए हमें पता चला कि वो ये जो ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं वो थैलेसीमिया के लिए कर रहे हैं। मेरे लिए बात नई नहीं थी क्योंकि मैंने ए लेवल में बायोलॉजी पढ़ी हुई थी, एक बैकग्राउंड था बायोलॉजी का, लेकिन बेशुमार इंजीनियरिंग के दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की और उनको बताया। हमारे प्रिंसिपल साहब, डीन साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो ये बात जो कि क्लास के लिए तैयार की गई थी, एक प्रेजेंटेशन, एक अवेयरनेस, वो बढ़ते बढ़ते दूसरी क्लासों तक पहुंची, फिर एक यूनिवर्सिटी के एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक, और यहाँ तक कि इसी तरह दोस्त हमारे साथ शामिल होते गए। और हम लोगों ने तो सिर्फ एक क्लास को अवेयरनेस देने का सोचा था, लेकिन अब ये माशाल्लाह पाकिस्तान के 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में बाकायदा तौर पे अवेयरनेस के सेशंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्लड डोनेशंस होती हैं। तो मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर एक बंदा सीरियसली एक कॉज को पकड़ता है, उसके लिए अपना जो टाइम है, वक्त है, उसको लगाता है, दोस्तों के साथ उनको मैनेज करने का उसको तरीका आ जाता है, तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इसके अलावा और भी बेशुमार मसाइल हैं जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो 2010 में मैंने इसको शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पूरे हुए हैं। तो इन 8 सालों में हमने क्या क्या कुछ अचीव किया है, उसमें आप तो ख़ुद ही बता रहे थे कि 120 शहरों में हमारे दोस्त नेटवर्किंग के ज़रिए दोस्त से दोस्त, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड एंड आगे उसके आगे मज़ीद दोस्तों तक हमारा पैगाम पहुँचता गया। ये एक चेन जो है वो चेन ऑफ फ्रेंड्स जो थी, उनसे ही हम लोगों ने ये पॉसिबल किया। और अब तकरीबन 25 से 30 हज़ार ब्लड बैग्स जो हमारी इस नेटवर्क के थ्रू हम लोगों ने थैलेसीमिया के साथ साथ दूसरी कॉजेज़ को, दूसरे मरीज़ों को भी हमने दिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जिस तरफ चल पड़े हैं वो ये है कि जी हम 2020 से पहले ये पॉसिबल बनाना चाहते हैं कि जो थैलेसीमिया के मरीज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, जो आपने ख़ुद ही बताया तकरीबन 1 लाख मरीज़ हैं जो एग्ज़िस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि उन्हीं की फैमिलीज़ में, उन्हीं के ख़ानदानों में थैलेसीमिया माइनर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, मैं इस तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान खून के एहतियात देने से घबरा जाते हैं, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी नेटवर्क आपका है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो खून का अतिया देने से घबराते हैं। टेक्निकली मेरे ख्याल में इसका कोई नुकसान नहीं है और हर 3 महीने में खून जो है डोनेट कर देना चाहिए। ये बिल्कुल हाइजीनिक है, डॉक्टर्स अलाउ करते हैं। हमारे मुल्क में 4 महीने का कहा जाता है क्योंकि हमारी आपको पता है कि खुराक वगैरह जो भी है, तो 4 महीने एक ऑप्टिमम टाइम है। अब ये जो डर है ये बाज़ औक़ात ये होता है कि बेशुमार ऐसे हमारे दोस्त अब भी मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 8 सालों में ब्लड नहीं दिया, सिर्फ इसी वजह से कि डर लगता है, सुई से डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। और बेशुमार ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कम से कम 20-20, 30-30 मरतबा ब्लड दे दिया है। तो ये एक इनर मोटिवेशन है जो इंसान को आगे लेके चलती है कि ब्लड दे देना चाहिए। सालाना कितने लोग आपके साथ ऐसे हैं कि जो नए आ रहे हैं, या ओवरऑल कितनी डोनेशन आप दे देते हैं? एक दिन का अगर हम लोग एवरेज हिसाब लगाएं, लाहौर में कम से कम हमारी 8 से 10 डोनेशंस एक दिन में हो रही होती हैं। सिर्फ आपकी नेटवर्क है? सिर्फ 8 से 10 जो
बिल्कुल हो रही है। पाकिस्तान में अगर हम इस चीज़ का एनालिसिस करें तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर शहर में भी, पेशावर से लेकर मतलब कोई भी आप शहर रैंडमली अगर आप कॉल करें तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि हम अपना, ये मैं अपना बड़ापन नहीं मेंशन करना चाहता, पाकिस्तान में जो वॉलंटियर्स हैं वो माशाल्लाह एसेट हैं पाकिस्तान का, ब्लड डोनर्स एसेट हैं पाकिस्तान का। हमारे अलावा भी ऐसी बेशुमार ब्लड डोनर सोसाइटीज़ हैं और भी इस तरह के नेटवर्क्स हैं जो बेदरेग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हुकूमती तौर पे इन डोनर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ना उनकी हाइजीन के लिए कोई ख्याल किया जाता है। तो ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये कि मैं नहीं समझता कि ब्लड की जब ज़रूरत पड़ती है तो इक्का दुक्का कोई बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मसाइल आ जाते हैं कि अरेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन मोस्टली अरेंज हो जाता है, चाहे वो हम अरेंज करें या हमारे दोस्त अरेंज करें या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हम डोनर बोरो करें। तो ये भी हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी हम इसमें सवाल एक और ये है कि सपोज़ आपने किसी को कह दिया है ब्लड डोनेट करने के लिए, इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि वो शख्स खुद मुकम्मल तौर पे फिट हो, उसको कोई इस तरह की बीमारी ना हो कि जो जाके उस मरीज़ को लग जाए। जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, मोस्टली ऐसे हैं, वो ये करते हैं कि डोनर की सेफ्टी सबसे पहली चीज़ होती है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसका हम ब्लड ले लें और इसको नुकसान हो, या हेपेटाइटिस वगैरह, हेपेटाइटिस बी, सी, HB लेवल उसका बाकायदा चेक किया जाता है और उसके लिए CBC टेस्ट के बाद ही उसको अलाउ किया जाता है कि आप जो है वो ब्लड दें। इसके अलावा एक ऑरल हिस्ट्री भी उससे पूछी जाती है कि ऐसी कोई डिजीज़, ऐसी बीमारी से तो आप नहीं रिकवर हो रहे जो कंटेमिनेशन कर सकती है या एक मतलब कि दूसरे को इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली मेंटेन होते हैं। ना सिर्फ इससे डोनर का खून बच जाता है, ज़ाहिर अगर उसको बीमारी है वो नहीं दे सकता तो फिर उसका ब्लड क्यों निकाला जाए। तो ये सारे मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं और उसके बाद ही ब्लड दिया जाता है। अगरचे ये 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन यह है कि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि डोनर का पूरा प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही उसको अलाउ किया जाता है। सही। तो आप फैमिलीज़ के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं कि जिन लोगों को वाकई जो डिज़र्विंग हो, जो आपकी जिनको हेल्प की ज़रूरत हो? अच्छा, पाकिस्तान में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 46 के करीब ऐसी रजिस्टर्ड फाउंडेशंस हैं जहाँ थैलेसीमिया के मरीज़ ब्लड लगवाते हैं। तो हमारा काम थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है क्योंकि हमारे साथ वाबस्ता लोग 99% यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो उनको ज़ाहिर उनके टाइम का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, उनके लिए इस काम को आसान बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम क्या करते हैं, उन थैलेसीमिया फाउंडेशंस के हमारे विज़िट्स फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं और हम वहाँ पे ही ये फैमिलीज़ ब्लड लगवाने के लिए आती रहती हैं। तो वहीं पे हमारी उनके साथ समझ लें कि उनसे मिलना जुलना होता है। वहीं पे हम जान जाते हैं कि कौन ज़्यादा डिज़र्विंग है, किसको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, कौन से जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। फिर वहाँ पर उनका फ़ाइल नंबर होता है, उस फाइल नंबर में हम उनको कह देते हैं कि जी आइंदा आपने कम से कम 24 घंटे पहले हमें आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि आपकी उस फाइल नंबर में हमारा बंदा आके ब्लड जमा करवा जाएगा। और वो जो फाउंडेशन है वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि वो ब्लड उसी बच्चे को ही लगे। तो ये एक तरह से हमारा काम देख लें किस तरह ना एक सिस्टमाइज तरीके से चैनलाइज हो जाता है। और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा हुआ है ईच वन इज़ वन, यानी हर बंदा कम से कम एक ख़ानदान के लिए तो आसानी का ज़रिया बने ना। तो ये 9-9, 10-10 दोस्त हमारे मिलके एक बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा उठाते हैं। बच्चा रहता अपने माँ बाप के साथ है, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है खून की या मेडिसिन की तो कम से कम 24 घंटे पहले हम उसका बंदोबस्त करके उनको फ़ोन कर देते हैं ताकि उनको इस चीज़ की भीख मांगने वाला जो एक तरह से होता है ना, एक ज़ाहिर है इमोशनली भी बंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत टूट जाता है कि मुझे किसी के आगे भीख मांगनी पड़ेगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दोस्तों ने ये भी एक नेटवर्क बनाया है। 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू केयर कर रहे हैं, मतलब जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना वेरी हो राइट, बिल्कुल। आप जो काम है सोशल वर्क वो भी होता रहे, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि जो मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, सपोज़ O नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इन चीज़ों को आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनको किस तरह से मैनेज करते हैं? उसमें ऑब्वियसली हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हाल देखें ना, जिस तरह वही एक गोल कीपर वाली मिसाल है, हमें 100 कॉल्स आई हैं, हमने वो ब्लड अरेंज कर दिए हैं, उसके बाद एक कॉल आती है हमसे ब्लड बिलफर्ज अरेंज नहीं हो पाता रेयर ग्रुप होने की वजह से, या डोनर अवेलेबल नहीं है, एग्ज़ाम्स चल रही हैं, रमज़ान है, ये बेशुमार एस्पेक्ट्स होते हैं। तो फिर आगे से हमें सुननी भी पड़ती है अच्छी खासी, और ये भी बात साथ साथ चल रही होती है। तो जो रेयर ग्रुप्स हैं उसके लिए हमको इस तरह से करते हैं, कभी 2-3 बार इससे पहले भी हमारी लाहौर लेवल पे हम लोगों ने ब्लड डोनर सोसाइटियों का समझने के एक इज्तिमा किया,
उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। भी ज़रूरी नहीं है कि JCT सारी ब्लड नीड्स पूरी करें। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई ब्लड डोनर सोसाइटी है या इसी तरह और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की ब्लड डोनर सोसाइटीज़ हैं, तो उनको इस तरह की सिचुएशन में हम उनसे उनके डोनर बोरो करते हैं, कम्युनिकेशन हमारी है, नेटवर्किंग करते हैं, जी ये ब्लड नहीं मिल रहा तो आपको हेल्प कर सकता हो या कोई और हेल्प कर सकता हो। तो मोर और लेस केसेस में माशाल्लाह पाकिस्तान का ये बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है कि हो जाता है। मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा ब्लड ना मिलने की वजह से मरा हो। इसका मतलब है कि हमारे नौजवानों में अभी कहीं ना कहीं वलवला और जज्बा है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं जो रोते हैं कि यार हमें आपने ब्लड देने के लिए भेजा था, सही, वहाँ पे जाके तो उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कहीं ऐसे ही जगह पे भेजें जहाँ मेरा ब्लड लग जाए। सही, तो ऐसे भी माशाल्लाह लोग मौजूद हैं। सही। तो ये बताइएगा, क्योंकि आप सर्वेस करते रहते हैं, आप माशाल्लाह लोगों से 1 to 1 जाके मिलते हैं, तो कॉजेज़ क्या हैं? आखिर हम इस बीमारी पे क्यों काबू नहीं पा रहे? जहाँ से ये चली थी वहाँ पे भी ख़त्म हो गई है, हमारे पास अभी तक मौजूद ये क्यों है? क्या स्टीरियोटाइप्स? ये बहुत खूबसूरत सवाल है और मैं समझता हूँ कि आज का असल मैसेज ही ये है। अब सबसे बड़ी वजह, बेशुमार लोग समझते हैं जी कज़न मैरिजेस के पीछे लोग पड़ गए, जी कज़न मैरिजेस ना हो। हम ये कहते हैं ठीक है, अगर आपकी मजबूरी है तो कज़न मैरिज करें, लेकिन थैलेसीमिया के अलावा भी बेशुमार जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कज़न मैरिजेस की वजह से आ रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, दुनिया में जहाँ मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि कज़न मैरिजेस की वजह से कम अज़ कम को 90+ जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफ़र होते हैं। तो उनसे भी जान छूट सकती है अगर कज़न मैरिजेस के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पीछे हटाया जाता है। इसके अलावा कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं? बेशुमार ऐसे हमारे साउथ पंजाब और ऐसे इवन लाहौर के बाहर के इलाकों में भी अगर आप चले जाएँ ना, तो थैलेसीमिया को एक बीमारी समझने के बजाय लोग समझते हैं कि ये सेब है, ये जादू हुआ बच्चे पे। वो दम दरूद वाली साइड पे गए होते हैं, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, और जब तक उसकी प्रॉपर केयर का टाइम आता है उस बच्चे की स्प्लीन और बाकी जो उसके थैलेसीमिया के आसार है वो उस पर जनाब प्रॉपरली अमल कर चुके होते हैं। इसके अलावा क्या है जी, इस कई जगहों पे ऐसे भी मसाइल हैं जी, हम अगर जाके उनको कहें जी आप थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाएं शादी से पहले, तो लोग कहते हैं लो जी आप हमारी बेटी पे आके एतराज़ करना चाह रहे हैं। बेटियों का टेस्ट कराने के हवाले से भी स्टीरियोटाइप्स हैं। तो फिर ऐसे केसेस में हम ये अवेयरनेस देते हैं भाई लड़की का टेस्ट मत करवाओ, कम से कम लड़के का करवा लो। लड़के का टेस्ट हुआ होगा तो अगर वो नॉर्मल है ना, तो लड़की माइनर भी होगी तो खैर है। अच्छा, क्योंकि 2 माइनर जब आपस में शादी करते हैं तो तब थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। सही। तो अगर लड़का माइनर है तो फिर अब हम लड़की को अगर ये अवेयरनेस दें कि भाई देखें हमारे लड़के में माइनर के केस चांसेस हैं, उसके ट्रेसेस हैं, तो आप अपनी बेटी का इसलिए टेस्ट करवाएं क्योंकि हमारे लड़के में, यानी कि हम जो ओनस है वो लड़के पे ले आते हैं। ये भी कुछ जगहों पे इस तरह से टेक्निक चलाई जाती है। अगर एक में माइनर है तो फिर ये डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं होती? अगर एक नॉर्मल एक माइनर है तो फिर तो बिल्कुल अलाउड केस है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जी अगर मजबूरी पड़ गई है जी, हम कहते हैं, अब लोग कहते हैं जी आप रिश्ते तोड़वाना शुरू हो गए। रिश्ते नहीं हम तोड़वाना चाहते, हम ये चाहते हैं यार आपका भला हो, हमारा उस पर कोई भला नहीं है, हमारे मुल्क का भला है। कल को आप रोते फिरेंगे, एक मतलब कि एक बच्चे की केयर के लिए लाखों रुपए आप लगाएं, सारी उम्र उसकी केयर करें, और फिर जब वो 18 से 20 साल की उम्र में उसकी डेथ होती है तो इसकी पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और ये एक जगह का एक यूनिट नहीं है, ये यूनिट्स जब पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये पूरे पाकिस्तान को फिर एक बड़ा अजीब किस्म का एक सिनेरियो प्रेजेंट करता है। तो हम उनको ये कहते हैं जनाब आप अगर शादी कर भी लिया 2 माइनर्स ने, तो अब वो क्या करेंगे कि हर प्रेगनेंसी में जब भी बच्चे की जो मदर है उसने कंसीव किया है तो वो कम से कम 8 से 12 हफ्तों से पहले उस जो भी फीटस डेवलप हो रहा होता है उसका टेस्ट करवा लें। उस टेस्ट का नाम CVS है। मैं आज के प्रोग्राम में ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, CVS टेस्ट है। उस CVS टेस्ट की थोड़ी सी कीमत होएगी, उस कीमत में आप आने वाली पूरी नस्ल को बचा सकते हैं, अपने आप को परेशानी से, लाखों रुपए की परेशानी से बचा सकते हैं। CVS टेस्ट से क्या पता चलता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट माँ के पेट में शुरू हुई है कि वो बच्चा माइनर है, नॉर्मल है या मेजर है। अगर वो मेजर है तो आपको शरीयत इजाज़त देती है कि 12 हफ्तों से पहले उसमें रूह नहीं फूंकी गई होती, तो उसको अगर ज़ाया कर दिया जाए तो शरीयत इस अबॉर्शन की इजाज़त देती है। इसका फतवा आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ फतवे भी बिल्कुल इसके रिटर्न फतवाजात मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए आपके मसलक के लोगों के फतवे भी मिल जाएंगे आपको। इसमें यह भी नहीं है कि जी फलाम मसलक के लोगों ने फतवा दिया। फिर उसके बाद क्या जी, टेस्ट में अगर पता चल गया जी नॉर्मल है तो उसको कंटिन्यू करने दें। ये छोटी सी बात है। देखें अब इससे क्या होगा, एक आहिस्ता आहिस्ता इस साल
बर्थ्स कम होंगी, उससे अगले साल और कम होंगे, उससे अगले साल और कम होंगे, फिर एक टाइम आएगा जब ये 100% ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये सबसे बड़ा मैसेज है जो जिन बच्चों में थैलेसीमिया है उनकी रिश्तेदारों में चाचे मामे ताए जो भी हैं उन सारों में लाजमी माइनर की जीन मौजूद होगी। अच्छा, वो टेस्ट करवाएं। इसका नाम है एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग। और जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया के साथ पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम जो कि गंगाराम हॉस्पिटल से शुरू हुआ, उसके हम दोनों मिलकर पूरे पाकिस्तान में बल्कि पंजाब के 36 ज़िलों में और करीब के दूसरे सूबों के जो ज़िले हैं वहाँ पे ये स्क्रीनिंग करवा रहे हैं ताकि ये जो मज़ीद थैलेसीमिक बर्थ्स हैं ना वो उन एग्जैक्ट फैमिली से रोकी जा सकें। सही, ठीक है, क्योंकि वक्त हमारा जो है ख़त्म होने का है। बस ये बताइए कि जो लोग आपके साथ अटैच होना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम है, ये किस तरह से आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं? मैं इस थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम और ज़ीरो थैलेसीमिया पाकिस्तान में लाने के लिए गुजारिश करूँगा कि ये सिर्फ JZT वालों का काम नहीं है, ये हमारे मुल्क का काम है, ये हमारे वतन में मौजूद उन गरीब लोगों का मसला है जो बेचारे खून की तलाश में मारे फिरते हैं। खून मिल जाता है तो लगाने का मसला है, कंटेमिनेशन का मसला है, बीमारियों का मसला बन जाता है, फिर जब उनको खून लग जाता है मेडिसिन का मसला बन जाता है। तो एक थैलेसीमिक बच्चे की प्रॉपर केयर के लिए महीने का कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपया चाहिए। तो क्या ये आप समझते हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस है? अगर आप चाहते हैं कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए, मुल्क में इस बीमारी को ख़त्म किया जाए, तो आप सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आप चाहे हमारा हिस्सा बने या ना बने, अगर आप हमारा हिस्सा बन भी जाते हैं तब भी आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं कि थैलेसीमिया क्या है, और आप अपना खून जब ज़रूरत पड़े तो लाजमी अतिया किया करें ताकि इन थैलेसीमिक बच्चों की प्रॉपर केयर की जा सके। और सबसे आखिरी बात यह है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई थैलेसीमिया का मरीज़ मौजूद है, आप उसको हमारे साथ वाबस्ता करें ताकि हम उनका ख्याल रखें और आपके थ्रू उनका ख्याल रखें। और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनसे गुजारिश करें कि वो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम और जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया के साथ रब्ता करें ताकि हम उनकी फ़ैमिली को स्क्रीन करें और मज़ीद उन्हीं की फ़ैमिली में कोई और थैलेसीमिक बच्चा पैदा ना हो सके। इस तरह हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बना सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब आपका वक्त देने का। नाज़रीन, जैसा कि आज का शो आपने देखा, मुकम्मल तौर पे एक सोशल कॉज पर हमने ये शो किया है और आपसे आखिर में सिर्फ 2 बातें कहनी हैं कि एक तो हम सबको मिल के इस बीमारी का ख़ात्मा करना है ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है इससे मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। उसके हवाले से जो मैयर्स जो इक़दामात जनाब बता चुके हैं ग़ुलाम दस्तगीर साहब, उनको हमें फॉलो करना है और इस मैसेज को हमें लोगों तक पहुँचाना है। दूसरी बात यह कि जो लोग अब एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम मुकम्मल अपनी कोशिश और अपनी काविशों के साथ उनको हेल्प आउट करें, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि उन लोगों की ज़िंदगी बहुत महदूद है। नाज़रीन, इस शो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों तक इसका जो पैगाम है वो पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।